गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अब तक हमने ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ पीओपी के बारे में जाना ना। दोनों को ही पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। दोनों ही एक कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस जानने के लिए दोनों का ही होना बहुत ही ज़रूरी है, दोनों का ही स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी था। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ऑफिशियल रिजर्व्स ट्रांजैक्शंस। ये जो ऑफिशियल रिजर्व्स ट्रांजैक्शंस हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल बैंक, जो भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, उसके द्वारा कैरिड आउट किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को अफेक्ट करने के लिए। तो ऑफिशियल रिजर्व्स ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक टू अफेक्ट कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, किसी भी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को अफेक्ट करने के लिए, प्रभावित करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट और या वहाँ के सेंट्रल बैंक द्वारा ये कैरिड आउट किया जाता है। ठीक है, तो ऑफिशियल रिजर्व कैन बी बोथ। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन दोनों हो सकते हैं, अकोमोडेटिंग भी हो सकते हैं और ऑटोनॉमस भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट, ऑटोनॉमस रिसीव्स एंड autonomous payments give rise to either deficit or surplus on balance of payment. The central bank may finance BOP deficit by reducing reserves of foreign currency. अब इसके अंदर रिजर्व बैंक क्या करेगी? फॉरेन करेंसीज को क्या करेगी? रिड्यूसिंग करेगी ना। और बाय बोरोइंग फ्रॉम द IMF और मॉनेटरी अथॉरिटीज़। और या क्या करेगी? IMF से, जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, या कोई दूसरी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनसे क्या करेगी? बोरोइंग करेगी। क्योंकि डेफिसिट को तो उसको क्या करना पड़ेगा? कवर अप करना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए वो क्या करती हैं? सेंट्रल बैंक क्या करती है? या तो वो क्या करती हैं? रिड्यूसिंग रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसीज। फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व बना रखा है सेंट्रल बैंक ने अपने पास, उसको रिड्यूस कर देगी, उसमें से रिलीज़ कर देगी, भाई ये ले जाओ। तो इससे तो हमारी क्या होती है, कंट्री की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। अगर हमारे पास पैसा पूरा नहीं होगा, फॉरेन करेंसीज पूरी नहीं होगी, फॉरेन एक्सचेंज पूरा नहीं होगा, तो हमारा जो रुतबा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो या तो वो क्या करती है? रिड्यूस कर देती है फॉरेन करेंसीज को, जो रिजर्व उन्होंने रखा हुआ है सेंट्रल बैंक। ये तो पता है ना आपको कि रिजर्व बैंक अपने पास क्या करती है? फॉरेन करेंसीज, जो फॉरेन करेंसीज के रिजर्व्स होते हैं अपने पास मेंटेन करके रखती है। या तो इस घाटे को पूरा करने के लिए वो उसको रिलीज़ कर देगी, या फिर कौन सा दूसरा सहारा लेगी? बोरोइंग्स का। या तो वो IMF से क्या करेगी? बोरोइंग करेगी, या दूसरी जो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस है या मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनसे वो, वर्ल्ड बैंक है, काफ़ी सारी हैं, IDBI है, काफ़ी सारे हैं इसके अंदर जो इससे रिलेटेड आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो उनसे क्या करेंगी? बोरोइंग्स करेंगी। व्हेन BOP डेफिसिट इज़ फाइनेंस्ड, अगर अब दोनों तरीके आपने देख लिए ना। तो अब अगर वो कह रहा है कि व्हेन BOP डेफिसिट इज़ फाइनेंस्ड by reducing foreign exchange reserves, this decrease in reserves in shows as credit items in BOP account। अगर उसको हम कम कर रहे हैं तो किधर दिखाएंगे? आपके BOP अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको शो आउट करेंगे। फिर वो बात कर रहा है इन केस ऑफ BOP सरप्लस। अब आपके BOP का सरप्लस है, द सरप्लस अमाउंट इज टेकन आउट फ्रॉम BOP अकाउंट, दिस इज shown as debit item in BOP account, which may result in increase in reserves of the nation। क्योंकि जैसे ही एसेट्स है ना ये अपनी, तो एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो किधर लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं। और उस जो पहले वाला था, जब हमने आपकी रिड्यूसिंग की, हमने हमारी फॉरेन एक्सचेंज को रिड्यूस किया, कम किया, डिक्रीज किया, तो मेरी एसेट्स कम हो गई ना। तो जैसे ही मेरी एसेट्स कम होगी मैंने उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया, और जब मेरी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए तो मैंने उसको डेबिट साइड में लिख दिया। बिल्कुल सिंपल अकाउंटिंग है जो आप 11th से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल रिजर्व्स ट्रांजैक्शंस कैन बी बोथ अकोमोडेटिंग एज वेल एज ऑटोनॉमस। एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। दीज ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड अकोमोडेटिंग व्हेन कैरिड आउट टू कीप BOP आइडेंटिटी। ऑब्वियसली ये हमने बात पहले ही कर ली। तो दे आर कॉल्ड ऑटोनॉमस। जो BOP की आइडेंटिटी को बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे? ऑटोनॉमस कहलाएंगे। और जो
जिससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अकोमोडेटिंग हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ कैरिड आउट ड्यू टू सम अदर मोटिव लाइक टू स्टेबलाइज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो वही चीज़ यहाँ पर वापस लागू होगी ऑटोनॉमस का और अकोमोडेटिंग का, कि जो ऑटोनॉमस है, अगर आइडेंटिटी को बनाने के लिए, अगर आप बीओपी की आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो तो आपके ऑटोनॉमस में आ जाएगी, और केवल उसका घाटा पूरा करने के लिए कर रहे हो तो वो क्या हो जाती है, अकोमोडेटिंग हो जाती है। उसके लिए मतलब ऑटोनॉमस में जो आपका सरप्लस या डेफिसिट जो भी आया उसको आप वापस कंपनसेट करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो वो आपकी अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स का हिस्सा बनेगी। तो दोनों ही आपके ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स का हिस्सा है। तो ये चैप्टर जो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट या यूनिट 5th कह लो, जिसके अंदर आपके दोनों चैप्टर शामिल थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, दोनों ही आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इट मीन्स यूनिट 5th भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे।